हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड सेफ एट होम। आज हम इंग्लिश की 2.1 पोएम वोकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पोएम बहुत ही अच्छी है बच्चों। मैं ये आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। ये समझ जाओ कि ये पोएम जो है ऐसा लगता है जैसे आप ही के जैसे किसी बच्चे ने लिखी है। बच्चे के दिल का हाल जो है इस पोएम में हमको नज़र आता है कि हमारे जो प्यारे बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनका पूरा दिन जो है वो कैसा बिज़ी चला जाता है। सुबह स्कूल जाने आने में, फिर ट्यूशन जाने आने में उनका एक फ़िक्स रूटीन होता है कि इतने टाइम पर उठना है, इतने टाइम पर जाना है, फिर वापस आना है। एक डेली रूटीन जो है उनका बिल्कुल फिक्स होता है और इसी वजह से वो अपने दिन भर में जो उनके जो मनपसंद काम होते हैं, जो वो करना चाहते हैं, जो उनको पसंद है और वो नहीं कर पाते। तो वही जो बच्चे के दिल का हाल है, जो वो चाहता है, फ्रीडम जो वो चाहता है कि मुझे बस अपने मतलब का करने दो और मुझ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, मुझे गाइड मत करो कि ऐसे करो वैसे करो, इस तरीके से गाइड मत करो। मुझे बस अपनी पसंद का काम करने दो जो मुझे सूट करता है, मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है। तो ये ऐसी ही एक पोएम हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जो बहुत ही फेमस पोएट हैं, उन्होंने लिखी है ये पोएम वोकेशन, जो कि बच्चों के दिल का हाल बताती है कि बच्चे क्या चाहते हैं, कि बच्चे जो है अपने दिन भर की बिजी लाइफ से कैसे वो बस अपने आप को फ्री करवाना चाहते हैं, वो जो है इस पोएम में बताया गया है। तो पोएम का नाम है बच्चों वोकेशन। वोकेशन का मतलब ही यही है कि एनी वर्क दैट यू वांट टू डू दैट सूट्स यू। ठीक है, जो आप लोगों को सूट करता है, जो आपको पसंद है, वो काम जो आप लोग करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, ऐसे काम करने को हम क्या कहते हैं, वोकेशन। जो हम अक्सर करके जब हम फ्री भी होते हैं और उस टाइम पर हम अपना कोई काम करते हैं तो उसे वोकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो वोकेशन ये जो पोएम है ना, पहले मैं ये रिसाइट करती हूँ फिर आप लोगों को समझाती हूँ। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles, when at 4 in the afternoon I come back from the school. I can see through the gate that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up the town, up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to in his life. Never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. This
wonderful, beautiful poem is written by Rabindranath Tagore. तो बच्चों, ये जो पोएम है वोकेशन, ये समझ जाओ ये आप ही की तरह एक स्कूल गोइंग बॉय है जो सुबह घर से स्कूल के लिए निकलता है और उसे मिल जाता है पहले तो एक हॉकर। हॉकर यानी फेरी वाला जो बंगड़ियाँ बेच रहा है, बैंगल्स बेच रहा है। हॉकर एक फेरी वाला जो अपने ठेले पर या अपने सर पर बंगड़ियाँ लेकर जा रहा है और चिल्ला रहा है, कांच की बंगड़ियाँ, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। अब उसे देखकर ये बच्चा जाते जाते सोचता है कि हाय, ये हॉकर की लाइफ तो कितनी अच्छी है, इसको कोई जल्दी नहीं है, इसको कोई जल्दी नहीं है कि इसे इतने ही टाइम पर पहुंचना है, कोई फिक्स रोड नहीं है जहां पर से इसको जाना है, कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है कि वहीं पर ही इसको जाना है, और कोई एक फिक्स टाइम नहीं है कि इतने ही बजे इसको वापस आना है। यानी अब एक बच्चा जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता है उसको तो बेचारे को 6 बजे उठना पड़ता है, 6 बजे का अलार्म बजता है, अलार्म बजते बराबर बच्चा बेचारा उठ के रेडी होके ब्रेकफास्ट करके 7:30 बजे अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। ठीक है, अब जब बच्चा स्कूल के लिए निकल गया तो फिर उसे ठीक स्कूल का गेट, अगर 8 बजे का टाइम है तो उसे उतनी देर में अपने उससे पहले अपने गेट के अंदर होना चाहिए। एक फिक्स प्लेस है कि स्कूल ही जाना है और एक फिक्स टाइम भी है कि इतने बजे तक स्कूल के अंदर पहुंच जाना है। ठीक है, अभी जैसे तुम लोगों की भी स्कूल का टाइम होता है ना, कितना होता है, 12:15 होता है, करेक्ट। तो अब 12:15 को जाना है तो तुम लोग जो है 12 बजे से घर से निकल जाते हो, 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हो। इस तरीके से एक फिक्स रोड है तुम्हारा, घर से निकले रेडी हुए, घर से निकले और ठीक जो है स्कूल इतने टाइम पर पहुंच गए। तो एक रूटीन तुम्हारा बंधा हुआ है, एक फिक्स प्लेस है, एक फिक्स टाइम है कि इतने ही बजे जाना है। फिर स्कूल छूटने का भी तुम्हारा एक टाइम फिक्स है कि इतने ही बजे तुमको स्कूल से छूटकर घर पर वापस आना है। लेकिन ये बच्चा जब उस बैंगल वाले को, उस हॉकर को देखता है, हॉकर जो जगह जगह फिर कर बंगड़ियां बेच रहा है, अपनी मर्जी से निकलता है, जो रोड पसंद आया कभी इस रोड पे बेचने निकल जाता है, कभी उस रोड पे बेचने निकल जाता है, और उसका कोई टाइम भी फिक्स नहीं है, कोई उसके सर पे नहीं कि इतने ही बजे तुमको घर पर वापस जाना है। तो इस तरीके से बैंगल वाले को देखकर ये बच्चा तो बड़ा खुश होता है कि है क्या मज़े की ज़िंदगी है इसकी, कितना फ्री इसको जो है आराम है और कितना ये फ्री है, इसको ना तो कोई जगह जाने की जल्दी है, ना इसको कोई रोड एक ही फिक्स है जाने का, ना ही एक ही जगह है जाने की, और ना ही घर लौटने का इसका कोई टाइम फिक्स है, अपनी मन मर्जी के मुताबिक जा रहा है। लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है बच्चों, हॉकर की भी जो लाइफ होती है ना उसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज, जो काम करता है उसी को पता होता है कि उसमें उसको क्या क्या अड़चने हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बच्चा उसको देखकर ये ऐसा अज्यूम कर रहा है कि मतलब ये जो है इसकी लाइफ बड़ी ही अच्छी है, वो उसके पीछे उसकी जो हार्डशिप्स हैं, जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ है उनको नहीं समझ पा रहा है। एक्चुअल में इसे वो आज़ादी चाहिए, इसको ऐसा घूमना है बच्चे को, इसलिए वो उसको देखकर बड़ा खुश हो रहा है कि कितनी इसकी इतनी अच्छी ज़िंदगी है। आई विश आई वेर अ हॉकर। अब ये दुआ मांगता है कि काश मैं भी एक हॉकर ही होता, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल क्रिस्टल बैंगल। क्या है, बस सोचता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता और मैं पूरा दिन रास्ते पर चिल्लाते हुए, आवाज करते हुए बेचता जाता, पूरा दिन अपना गुजारता, क्या कहने में, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, ये कहने में पूरा दिन मेरा भी निकल जाता। When at 4 in the afternoon I come back from the school। अब स्कूल जाते जाते सुबह में तो उसको कौन मिल गया,
हॉकर मिल गया। उसे देखकर उसे बड़ा ऐसा लगा कि इसकी ज़िंदगी तो कितनी अच्छी है, यानी मेरे से भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी तो हॉकर की है, कि जिसको जो है टाइम है, कोई जल्दी नहीं है भागने की, स्कूल पहुंचने की, और इसको जो है आराम से जब दिल किया कोई गली में अपना निकल जाता है, और जब दिल किया तब घर पर वापस आता है। तो काश मैं भी एक हॉकर होता। अब जब 4 बजे के टाइम पे आफ्टरनून में वो अपने घर वापस आता है स्कूल से, व्हेन एट 4 यानी कि 4 बजे इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आई कम बैक, मैं वापस आया, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से, आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस, मैं गेट से ही उस घर को देख सकता था। अब देखो उस घर में क्या हो रहा है, द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, वहां पर जो एक गार्डनर है, एक माली है, वो बैठ के जमीन खोद रहा है, डिग कर रहा है। ऐसी बातें, पौधे लगाने हैं, पौधों का ख्याल रखना है, तो वो जमीन जो है डिग कर रहा है, ग्राउंड को डिग कर रहा है। He does what he likes with his spade. स्पेड जो उसकी कुल्हाड़ी है जिससे वो जमीन खोद रहा है, अपनी मर्जी से वो जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। He soils his clothes with dust. अपने कपड़े जो है वो पूरी मट्टी से गंदे कर सकता है, यानी सॉइल्स यानी कि मट्टी लगा सकता है अपने कपड़ों पे। जाहिर सी बात है, जब जमीन खोदेगा, जब कुल्हाड़ी से जमीन को कुछ प्लांट्स बोने के लिए जब वो खोदेगा, तो जाहिर सी बात है उसके कपड़े पर जो है मट्टी लग जाएगी, मड लग जाएगा, तो वो जो है अपने कपड़े भी गंदे कर सकता है। Nobody takes him to task. कोई उसको पूछने वाला नहीं है। Takes him to task मतलब, अब जैसे अगर समझ जाओ तुम लोग ही बाहर जाके मैदान में खेल के आ जाओ, पूरे कपड़ों में कीचड़ पानी गंदगी लगा के आ जाओ, तो फिर आने के बाद तुम्हारा घर पे क्या हाल होगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो अब ये बच्चा सोचता है, अरे भाई मैं तो अगर ऐसे कपड़े गंदे करता तो मुझे तो बड़ा जवाब देना पड़ता, सबकी डांटी खानी पड़ती, पनिशमेंट मिलती। यानी टेक्स हिम टू टास्क, टेक्स हिम टू टास्क मतलब स्कोल्ड्स एंड करेक्ट्स, यानी बड़ी डांटी खानी पड़ती, बड़ी मार पड़ती, पनिशमेंट मिलती, सब जो है नसीहत देने लग जाते थे। लेकिन ये जो गार्डनर है, ये जो माली है, ये बैठ के जमीन खोद रहा है और अपनी कुल्हाड़ी से जो है और अपने कपड़े गंदे किए जा रहा है, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, और अब चाहे वो धूप में बैठकर तपे और चाहे वो पसीने में पूरा भीग जाए, गेट्स वेट, चाहे वो भीग जाए। अब सोचो 4 बजे की धूप में तुम लोग ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेल के आ जाओ, ठीक है तो तुम्हारी मम्मी क्या करेगी, है ना। सोचो तो वो ये जो है बच्चा बस अपनी इमेजिनेशंस जो है यहाँ पे रख रहा है कि अगर ऐसा ही काम मैं करता, मैं ग्राउंड में जाके मट्टी में खेल के आता और मेरे पूरे कपड़े पर मट्टी लगी होती और धूप में तप के आ जाता और पसीने में भीग के आ जाता, तो भाई मुझे तो बड़ी डांटी पड़ती। टेक्स हिम टू टास्क, टेक्स समवन टास्क मीन्स स्कोर्स और करेक्ट्स समवन, किसी को डांटना, उनको सही करना, उनको नसीहत करना, तो मुझे तो बड़ी डांटी पड़ती, बड़ी नसीहतें पड़ती, शायद पनिशमेंट भी मिलती। लेकिन इस गार्डनर को बोलने वाला कोई नहीं, अपनी मर्जी से वो जो है स्पेड लेकर ग्राउंड में डिग कर रहा है और मट्टी से पूरे अपने कपड़े भी गंदे कर रहा है, लेकिन कोई उसको बोलने वाला नहीं है। आई विश आई वेर अ गार्डनर, अब जो है उसको देखकर इसे लगता है कि काश कि मैं भी गार्डनर होता, डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कि मैं भी गार्डनर की तरह क्या करता, डिग करते रहता, खोदते रहता जमीन और गार्डन को, और मुझे कोई भी नोबडी टू स्टॉप मी, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता फ्रॉम डिगिंग, जमीन खोदने से। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, अब ये तो माली की बात हो गई कि माली को देखकर उसे लगता है कि काश कि भाई मैं भी ऐसे ये माली होता, ये गार्डनर होता, तो मैं भी जो है ज़मीन खोदता, मट्टी से अपने कपड़े गंदे करता और मुझे कोई डांटने फटकारने वाला नहीं होता।
अब जो है वो दोपहर से रात होने आ गई। देखो क्या होता है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क यानी अंधेरा हो गया, इन द इवनिंग शाम में, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। अब जैसे ही 8 बज जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, मम्मी बोलती है खाना खाओ और 9 बजे जाके सो जाओ। तो बस आप ही लोगों की तरह के भाई इसकी भी माँ ने जो है बच्चे को बेड पे भेज दिया। I can see through my open window the watchman walking up and down. अब जो है उसके घर जब बेड पे मम्मी ने भेज तो दिया, पर बेड से ही लगकर जो खिड़की है उस खिड़की से ओपन विंडो से वो देख रहा है। आई कैन सी थ्रू, वहां से मैं देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे उधर से उधर कर रहा है, चल रहा है रोड पे। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। अब जो लेन है, जो सड़क है, वो डार्क यानी एकदम अंधेरा, एंड लोनली एकदम सुनसान। देखो फिर से, लेन यानी कि जो रास्ता है उसको लोनली कहा गया, ठीक है। तो हियर द लेन इज नॉट लोनली, ठीक है। तो यहाँ पर रास्ता को क्या, कौन सी क्वालिटी दी गई है? ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लोनलीनेस। तो ये ध्यान रखना, इट्स एन पर्सोनिफिकेशन। द लेन इज डार्क एंड लोनली, बहुत ही अंधेरा, बहुत ही तन्हा रास्ता है। एंड द स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लैम्प आप लोगों ने देखे रास्ते पर की लाइट, एक खंबा जो होता है बड़ा सा टॉल, और उसके ऊपर जो है एक बल्ब जलता रहता है, खैर। तो उस स्ट्रीट लैम्प को इसने कहा है अ जाइंट, एक भूत, एक बड़ा सा राक्षस। जाइंट यानी राक्षस, एक राक्षस विथ वन रेड आई, जिसकी एक लाल आंख है। ऐसा क्यों कहा है उसने? क्योंकि स्ट्रीट लैम्प भी लंबा होता है और राक्षस भी लंबा होता है। वो राक्षस कैसा है? जिसकी एक आंख है, और स्ट्रीट लैम्प जिसके ऊपर एक लाल कलर की बत्ती जल रही है। इसलिए उस स्ट्रीट लैम्प को इसने कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है? विथ अ जाइंट विथ वन रेड आई, एक आंख वाले राक्षस से उसको कंपेयर किया है यहाँ पर, ठीक है। इट्स अ सिमिली, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे आई है, द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, तो इट्स अ सिमिली। दिस फिगर्स ऑफ स्पीच इज सिमिली। हियर द स्ट्रीट लैम्प इज कंपेयर्ड to a giant with one red eye in its head. Okay. तो अब बोल रहा है कि वो जो वॉचमैन है वो सड़क पर, जब अंधेरा रात है, आपके एकदम तन्हा रास्ता है, और वहाँ पर जहाँ पर एक स्ट्रीट लैम्प एक राक्षस के जैसा, एक आंख वाले राक्षस के जैसा वहाँ पर खड़ा हुआ है, ऐसी जगह पर वो घूम रहा है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक, वो अपने हाथों में लैंटर्न लिए, लैंटर्न मालूम ना, दिया यानी बत्ती लिए जो, या टॉर्च ले समझ जाओ, या लैंटर्न यानी दिया समझ जाओ, वो लेकर जो है वो कंदील जो है लेकर वो घूम रहा है, चल रहा है। विथ हिज शैडो एट हिज साइड, और उसके पीछे पीछे उसकी शैडो, उसका साया भी उसके साथ में चल रहा है। यानी कि तो हम लोगों ने पढ़े ना कि शाम के टाइम पे जो है वो शैडो लॉन्गेस्ट होता है, तो वो वॉचमैन जो है अपने लैंटर्न लेकर हिलाते हुए, और वो जो है अपने शैडो के साथ में चला जा रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और शायद वो कभी भी अपनी लाइफ में बेड पर गया ही नहीं। यानी कि अब वॉचमैन है, जाहिर सी बात है वो नाइट ड्यूटी करेगा तो वो बेड पे थोड़ी सोएगा रात में, लेकिन ये बच्चे को लगता है कि वो तो रात में सोता नहीं। अब बच्चे को तो खाना खिलाते के साथ में माँ ने बेड पे भेज दी कि जाओ और जाके सो जाओ, क्योंकि सुबह में स्कूल के लिए उठ रहा है। लेकिन अब ये वॉचमैन को देखकर वो इतना खुश हो रहा है कि भाई क्या जिंदगी है वॉचमैन की, इसको तो कोई बेड पे भेजने वाला नहीं है, शायद पूरी जिंदगी में ये अपने बेड पे नहीं गया, ये तो रातों में इधर से उधर घूमता है मजे में। वाह भाई वाह, ये वॉचमैन की तो क्या जिंदगी है। आई विश I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. काश मैं भी एक वॉचमैन होता और मैं भी
पूरी रात ऑल नाइट मैं भी रास्ते पर चलता रहता, अपनी शैडो का पीछा करते, विथ माय लैंटर्न, अपनी लैंटर्न साथ में लिए। तो है ना बच्चों, ये बिल्कुल आप ही के दिल का हाल। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक मासूम से प्यारे से बच्चे के, एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के दिल का हाल इस पोयम में उन्होंने उतारा है। कि वो जो बच्चा है असल में वो हॉकर, गार्डनर, वॉचमैन, इन सब को देख रहा है, लेकिन असल जो बात है उसके पीछे उसकी यही है कि वो सिर्फ आज़ादी चाहता है, कि वो फ्रीडम चाहता है, कि बस मुझे भी जो मैं चाहता हूँ वो करने के लिए दे दो। हालांकि बच्चों ये भी बात ध्यान रखो कि पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाना आना, ये सब आप लोगों की लाइफ के लिए ही, अच्छे के लिए ही आप लोगों को करवाया जा रहा है। लेकिन जब बच्चों की छोटी सी उम्र होती है ना, बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके दिमाग में, ये जो 8 से 10 साल की उम्र या 10 से 12 साल की, समझ लो जो एज अभी आप लोगों की है, जिसमें बहुत सारे सवाल होते हैं आप लोगों के दिमाग में, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है, अरे ऐसा होता तो अच्छा होता। ये जो अभी थोड़े दिनों के बाद में आप लोग जब मेच्योर होंगे, आप समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो बाद में लाइफ आगे आप लोगों को समझ में आएगा कि स्कूल वगैरह कितना ज़रूरी था आप लोगों के लिए। लेकिन ये जो एज है ना, इस एज में अक्सर बच्चों को ऐसे ही ख्याल आते हैं कि अरे भाई काश हमको थोड़ी आज़ादी मिल जाती। बच्चे सोचते हैं अरे डैडी की लाइफ तो बहुत अच्छी है, आराम से सुबह में जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं, एसी वाली ऑफिस होती है, डैडी को थोड़ी परेशानी है, डैडी को थोड़ी तकलीफ है। हम लोगों को देखो कितना करना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, क्लासेस जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो ये जो ऐसे ख्याल है ना, बाकी सबकी लाइफ अच्छी लगती है, बस अपनी ही लाइफ बुरी लगती है कि हमको इतना करना पड़ रहा है। लेकिन आगे जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये बचपन के दिन ही आप लोगों के बेस्ट मोमेंट्स है। क्योंकि कोई भी काम ना बच्चों, चाहे अब वो हॉकर का हो, चाहे गार्डनर का हो, चाहे वॉचमैन का हो, इसके पीछे वो बच्चा उनकी मेहनत नहीं समझ पा रहा है कि कितने हार्डशिप्स, कितनी तकलीफ, कितनी मेहनत उनको करनी पड़ रही है। वो सब चीज़ ये बच्चा नहीं समझ पा रहा है। वो अपने तरीके से सिर्फ ये देख रहा है कि इनको फ्रीडम मिली हुई है और मुझे इस चीज़ की फ्रीडम नहीं है। और बस यही फ्रीडम वो चाहता है कि बड़ों का रेस्ट्रिक्शन ना हो और मुझे जो है आज़ादी से बस घूमने फिरने मिले, जो मैं चाहता हूँ वो करने मिले। ठीक है, तो आई होप ये पोएम जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इस पोएम में जो है बच्चों कहीं पर भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है। दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स, याद रखना, देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम इज इन फ्री वर्ड्स, याद रखेंगे। अब चलिए चलते हैं और हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। आप लोगों को लेसन की रीडिंग इस पोएम की रीडिंग करना है अच्छे से और उसको समझना है अच्छे से। उसके बाद ही ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के लिखेंगे नोटबुक में, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस मैच इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वंस। अब देखो यहाँ पर ना ABCDEF ये कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए। अब इसी की सेम मीनिंग वाला वर्ड नीचे देखो दिया गया ना, 1 2 3 4 5 6, इन लाइंस में ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनका सेम मीनिंग वाला वर्ड ऊपर क्या है वो बताना है। जैसे दिया है nobody takes him to task। अभी मैंने आप लोगों को बताई थी nobody takes him to task means takes him to task, इसका मतलब बताना है, यानी डांटना और नसीहत करना। तो इसके लिए हमारे पास ये देखो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं फ्रेजेस, उसमें F जो दिया गया है ना वो इसका मेन आंसर है। टेक्स हिम टू टास्क मीन्स स्कोल्ड्स एंड करेक्ट्स, इसका मतलब क्या है, स्कोल्ड्स एंड करेक्ट्स। सेकेंड वन है इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन
बेक्ड इन द सन इसका मतलब क्या है, देखो ऊपर बी दिया गया है, एक्सपोज्ड टू हीट यानी गर्म में तपना, बेक्ड इन द सन यानी सूरज की जो गर्मी है उसमें बैठकर तपना, बेक होना, एक्सपोज्ड टू हीट, ये इसका मतलब है। थर्ड वन है चेजिंग द शैडो विथ माई लैंटर्न। चेजिंग द शैडो, चेजिंग द शैडो मीन्स ई जो है वो दिया गया है फॉलोइंग इमेजिनरी गोल्स, फॉलोइंग इमेजिनरी गोल्स। द लेन इज डार्क एंड लोनली, डार्क एंड लोनली का मतलब है डेजर्टेड, ए जो दिया गया है डेजर्टेड, डार्क एंड लोनली। फिफ्थ वन है ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, सॉइल्स हिज क्लोथ्स यानी कपड़े गंदे कर लेना, इसका मतलब देखो सी दिया गया है डर्टीज द क्लोथ्स, कपड़े गंदे कर लेना, डर्टीज द क्लोथ्स। सिक्स्थ वन है देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, ही मस्ट टेक नो रोड, तो D1 दिया गया नो पर्टिकुलर रूट, क्या दिया गया नो पर्टिकुलर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड है रीड द पोयम एंड फिल इन द टेबल। अब देखो यहाँ पर टाइम ऑफ द डे दिया गया है, फिर हमको उसके लोकेशन बताना है, पोएट्स एक्टिविटी बताना है, हॉकर की एक्टिविटी बताना है, गार्डनर की एक्टिविटी बताना है, वॉचमैन की एक्टिविटी बताना है। यानी मॉर्निंग, फर्स्ट टाइम ऑफ द डे क्या है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में बच्चा कहाँ था, क्या लोकेशन थी, है ना, स्कूल के लिए जा रहा था ना, इन द लेन, लोकेशन क्या थी इन द लेन वाइल गोइंग टू स्कूल, अच्छा स्कूल जाने के टाइम पे रास्ते पर था, ठीक है। फिर पोएट्स एक्टिविटी, वो टाइम पे वो क्या कर रहा था, जाते जाते स्कूल जाते जाते क्या कर रहा था, ही सॉ द हॉकर, पोएट्स एक्टिविटी क्या है, ही सॉ द हॉकर। अब हॉकर को देखा तो हॉकर क्या कर रहा था, व्हाट इज हॉकर्स एक्टिविटी, हॉकर इज सेलिंग बैंगल्स एंड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, करेक्ट। तो हॉकर्स एक्टिविटी क्या है, हॉकर इज क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, ही इज सेलिंग बैंगल्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये टाइम पे ना गार्डनर एक्टिविटी और वॉचमैन एक्टिविटी कोई नहीं थी, तो उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर आफ्टरनून, आफ्टरनून में क्या लोकेशन थी, है ना, गेट ऑफ द हाउस, घर का जो गेट है वहां पर ये था, लोकेशन इज गेट ऑफ द हाउस या कमिंग फ्रॉम स्कूल। पोएट्स एक्टिविटी क्या थी, यस पोएट्स एक्टिविटी आएगा कि ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल एंड सॉ द गार्डनर, किसको देखा उसने, घर से स्कूल से आते आते ही सॉ द गार्डनर। अब यहाँ पर हॉकर्स एक्टिविटी नहीं आएगी, किसकी आएगी एक्टिविटी, गार्डनर्स एक्टिविटी, यस गार्डनर्स एक्टिविटी में लिखेंगे क्या कर रहा था गार्डनर, डिगिंग द ग्राउंड, गार्डनर क्या कर रहा था, डिगिंग द ग्राउंड, समझ में आ रहा है। अब नाइट, टाइम ऑफ द डे क्या है, नाइट, रात में, रात में लोकेशन वो कहाँ पर था, एट होम, वो अपने घर पे था, ऑन हिज बेड, एट होम ऑन हिज बेड। फिर पोएट्स एक्टिविटी क्या थी, क्या कर रहा था पोएट, ही सॉ द वॉचमैन फ्रॉम हिज बेड थ्रू द ओपन विंडो, he saw the watchman from his bed through the open window। अब यहाँ पर हॉकर्स एक्टिविटी नहीं आएगी, गार्डनर्स एक्टिविटी भी नहीं आएगी, क्या आएगा वॉचमैन्स एक्टिविटी। तब वॉचमैन क्या कर रहा था, he is walking up and down the lane swinging his lantern, he is walking up and down the lane swinging his lantern, ठीक है, अपनी लैंटर्न हिलाते हुए वो लेन पर अप एंड डाउन कर रहा था, ठीक है। समझ में आ गया है टेबल अच्छे से। मॉर्निंग में लोकेशन क्या है, इन द लेन, आफ्टरनून में हाउस गेट या गेट ऑफ द हाउस, नाइट में एट होम ऑन हिज बेड। अब पोएट्स एक्टिविटी, मॉर्निंग में पोएट्स एक्टिविटी सॉ द हॉकर, आफ्टरनून में पोएट्स एक्टिविटी सॉ द गार्डनर, एंड नाइट में पोएट्स एक्टिविटी सॉ द वॉचमैन फ्रॉम हिज बेड थ्रू द ओपन विंडो। अब फिर हॉकर्स एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, सेलिंग बैंगल्स एंड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। गार्डनर्स एक्टिविटी में डिगिंग द ग्राउंड, वॉचमैन्स एक्टिविटी में वॉकिंग अप एंड डाउन द लेन स्विंगिंग हिज लैंटर्न। ओके, क्लियर है।
अब दिया गया है थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एज ग्रुप क्या होगा, जो स्पीकर हमारा है, जो बच्चा जो बोल रहा है उसका एज ग्रुप क्या हो सकता है। आप ही लोगों की तरह हो सकता है ना, आप लोगों के भी दिमाग में ऐसे ही ख्यालात आते होंगे, ऐसे ही सब सोच आती होगी, ऐसे ही क्वेश्चंस होते होंगे। तो अपना ही एज ग्रुप लिख दो, फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स। द आंसर लिखेंगे द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम must be 10 to 12 years. The age group of the speaker in the poem must be 10 to 12 years. He is a school-going innocent child with lots of thoughts in his mind. He is a school-going innocent child with lots of thoughts in his mind. Second question is what is the difference between a hawker and a shopkeeper? एक हॉकर और शॉपकीपर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हॉकर मैंने आप लोगों को बताई, जो फेरी वाले होते हैं, जो जगह जगह फिर फिर कर अपने जो भी गुड्स, जो भी सामान है, गुड्स एंड वेयर्स, उनको सेल करते हैं। लेकिन एक शॉपकीपर जो होता है उसकी एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, एक फिक्स्ड प्लेस होती है, शॉप होती है जहाँ पर वो अपना सामान बेचता है। दोनों ही सामान बेचते हैं, लेकिन हॉकर जो है वो उसकी कोई फिक्स जगह नहीं होती है, वो जगह जगह फिर के सामान बेचता है। शॉपकीपर की एक फिक्स्ड शॉप होती है जहाँ पर वो अपना सामान बेचता है। करेक्ट। तो यही अपने वर्ड्स को इंग्लिश सेंटेंसेस में फ्रेम करके लिखो। अ हॉकर कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। A hawker keeps moving from one place to another, selling his goods or wares, whereas a shopkeeper has a fixed place or shop to sell his goods. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू पेरेंट्स रिएक्ट व्हेन दे सी चिल्ड्रन सॉइल देयर when they see children soil their clothes and soil their clothes in dust and heat. ओके तो आप लोग बताओ कि अगर मम्मी देख लेगी कि भाई बच्चा जो है मट्टी में खेल के आया है, पूरे कपड़े गंदे करके आया है, धूप में नाच के आया है, क्या करेंगे पेरेंट्स? हाउ डू पेरेंट्स रिएक्ट? कोई भी पेरेंट चिल्लाए बगैर तो नहीं मानेंगे, है ना। दे स्कोल्ड देम फॉर डूइंग सो और दे टेक्स देम टू टास्क, है ना। डांटेंगे भी, चिल्लाएंगे भी और उनको नसीहत भी करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो व्हेन आंसर ऐसे लिखेंगे व्हेन पेरेंट्स सी चिल्ड्रन सॉइल देयर क्लोथ्स इन डस्ट एंड हीट दे स्कोल्ड देम for doing so. They scold them for doing so or they must take them to task. Fourth question है why is the street light compared to a one red-eyed giant? हमने पढ़े ना पोएम में जो स्ट्रीट लैम्प है उसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? जाइंट से, वन रेड-आइड जाइंट से कंपेयर किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्ट्रीट लैम्प जो है वो टॉल होती है और उसमें एक सिंगल रेड लाइट होती है, बल्ब होता है जो टॉप पर लगा हुआ होता है, इसीलिए जो है उसको ऐसा कंपेयर किया गया है। करेक्ट। तो यही हम अपने आंसर में लिखेंगे द स्ट्रीट लाइट इज टॉल एंड हैज अ सिंगल रेड लाइट एट द टॉप। The street light is tall and has a single red light at the top, hence it is compared to a one red-eyed giant. Okay? इसके बाद क्वेश्चन है What exactly does the speaker in the poem crave for? क्या लगता है तुमको कि क्रेविंग मतलब क्या? यानी किसी चीज़ की बहुत हमको चाहत होती है ना कि बस ऐसा होना ही चाहिए।
तो क्रेविंग मतलब कोई भी चाहत। तो तुमको क्या लगता है कि स्पीकर के असल में किस बात की चाहत है, किस बात की तड़प हो रही है उसको? क्रेव होना यानी एक तड़प होना, एक चाहत होना। तो तुमको क्या लगता है कि क्या उसको बनना है? उसको सही में गार्डनर, हॉकर और वॉचमैन बनना है क्या? इस बात की क्रेविंग हो रही है। अभी हमने पढ़े ना कि अभी तुम लोगों को भी ऐसा लगता है, लेकिन असल उसके पीछे मकसद क्या है कि भाई हमको फ्री छोड़ दो, हमको जो है फ्री रहना है, कोई रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ, कोई पाबंदी मत लगाओ, डांटो मत, चिल्लाओ मत, और जो हम चाहते हैं वो करने दो। करेक्ट? तो इस बात की क्रेविंग हो रही है उसको। तो आंसर लिखेंगे, द स्पीकर इन द पोएम एक्चुअली क्रेव फॉर his freedom. The speaker in the poem actually craves for his freedom to do whatever and whenever he wants to do. To do whatever, जो भी करना चाहता है, and whenever, जब भी करना चाहता है, he wants to do, जो भी वो करना चाहे। He doesn't want that anyone guides him. वो नहीं चाहता कि कोई उसको गाइड करे। He doesn't want that anyone guides him or corrects him or stop him to do a particular thing, या उसको रोके कि कोई ये काम मत करो करके, वो नहीं चाहता ऐसा। करेक्ट? इस चीज़ की क्रेविंग उसको हो रही है। नेक्स्ट है, डज द पोएट रियली विश टू बिकम अ हॉकर, गार्डनर, वॉचमैन? जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। यानी क्या सच में वो गार्डनर, हॉकर, वॉचमैन बनना चाहता है क्या? क्या तुमको लगता है? अगर हाँ है तो भी उसका रीज़न दो, अगर ना है तो भी उसका रीज़न दो, है ना? अब असल में ये बच्चा हॉकर, गार्डनर, वॉचमैन नहीं बनना चाहता। मैंने बताया ना आप लोगों को, ये तो एक्चुअली सिर्फ उन लोगों को देखकर ये समझ रहा है कि उनकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई हार्डशिप्स नहीं है। वो लोग जो है आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हॉकर आराम से फिर रहा है, जब दिल किया जाता है, जब दिल किया वापस आता है। कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो हॉकर की ज़िंदगी उसको अच्छी लग रही है। गार्डनर जो है कपड़े गंदे कर रहा है, धूप में बैठा है, पसीने से लथपथ हो रहा है, पर कोई उसको डांटने वाला नहीं है, कोई चुप कराने वाला नहीं है। वॉचमैन जो है रात के अंधेरे में इधर से उधर लैंटर्न लिए फिर रहा है, पर कोई उसको स्टॉप करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ यही बात समझ में आती है कि जो पोएट है वो एक्चुअल में फ्रीडम चाहता है कि बस मुझे भी इन्हीं लोगों की तरह, जो इनकी लाइफ दिख रही है फ्री, एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन जो बच्चे को दिख रही है कि इनकी लाइफ फ्री है, मुझे भी वैसी ज़िंदगी चाहिए कि मेरे को भी कोई डांटो मत, कुछ बोलो मत, ना पढ़ने बोलो ना लिखने बोलो, बस मुझे जो है खेलने दो, जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने दो। एक्चुअल में वो ये चाहता है। करेक्ट? तो इसी को हम लोग अपने सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे। द पोएट डज नॉट रियली विश टू बिकम अ हॉकर, अ गार्डनर और अ वॉचमैन. He is a childish and sees only what he wants to do, what he thinks. He is childish. वो एक बच्चा, he is childish and he sees only what he thinks. Only a carefree life. He just want a carefree life. He doesn't see the hardships and difficulties behind that. He just want his freedom and carefree life from his authorities. Okay? He just want his freedom and carefree life from his authorities. He does not want to be a hawker, to be a gardener, to be a watchman. Okay? He is childish and he sees only what he thinks. जो वो सोचता है बस वही उसको दिखाई दे रहा है. Correct? He just want a carefree life and freedom from his authorities. Okay? Fourth question है, say why the speaker of the poem wishes to be a हॉकर, गार्डनर, वॉचमैन. यानी एक एक करके तुमको बताना है कि पहली बात तो वो हॉकर क्यों बनना चाहता है, फिर दूसरी बात वो गार्डनर क्यों बनना चाहता है, और तीसरी बात वो वॉचमैन क्यों बनना चाहता है.
ठीक है। तो जब अब ये हमको पूरा मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, ये आंसर जो है हमको पूरा एक्सप्लेन कि जब वो जा रहा होता है स्कूल के लिए, वो हॉकर को देखता है। हॉकर को वो क्या देखता है पहले तो, कि वो हॉकर जो, उसको कोई जल्दी नहीं है, उसकी कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, और ना ही उसको टाइम पर घर वापस आना है। तो इसलिए उसको एक आज़ादी की ज़िंदगी लग रही है उसकी, तो इसीलिए वो हॉकर को देखकर वो भी उसी की तरह आज़ाद रहना चाहता है, इसलिए वो हॉकर बनना चाहता है। करेक्ट। तो यही हम लोग अपने आंसर में फ्रेम करेंगे। लिखेंगे द स्पीकर feels that there is nothing to hurry for a hawker. The speaker feels that there is nothing to hurry for a hawker. No fixed road he must travel by, and no place he must go to, and no fixed time when he must get back to his home. So therefore the speaker feels that he is lucky, and hence he wishes to be a hawker. Therefore, the speaker feels that the hawker is lucky, and hence he wishes to be a hawker. It means the speaker wants to be free. It means that the speaker wants to be free life and no restrictions on where he wants to go and what he wants to do. Okay. नेक्स्ट है गार्डनर। तो अब गार्डनर के लिए भी वही है कि स्पीकर जब गार्डनर को देखता है कि वो जो है धूप में बैठकर तप कर पसीना पसीना होकर पूरा भीग गया है, और उसमें वो पूरे कपड़े भी गंदे कर रहा है, डिगिंग द ग्राउंड, तो इसलिए उसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि मुझे भी गार्डनर बनना चाहिए, ताकि कोई मुझे भी ना रोके ना टोके, कोई रेस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर भी नहीं होना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए। तो यही हम अपने आंसर में लिखेंगे। द स्पीकर इन द पोयम फील्स दैट द गार्डनर नियर हिज हाउस डिगिंग द ग्राउंड एंड ही डज वॉट ही लाइक्स with his spade. He is free to get his clothes dirties from the soil and get bathed in the sun and get wet. करेक्ट। ये पूरी लाइंस हमारी पोएम्स में ही है, उसी को हमने सेंटेंस बनाकर लिखे हैं कि द स्पीकर इन द पोएम फील्स दैट द गार्डनर नियर हिज हाउस डिगिंग द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड डिग कर रहा है, एंड ही डज व्हाट ही लाइक्स, जो उसको पसंद है अपने स्पेड से वो कर रहा है, एंड ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, ही इज फ्री टू गेट हिज क्लोथ्स डर्टीज फ्रॉम द सॉइल, मट्टी से पूरे अपने कपड़े गंदे कर रहा है और उस चीज़ के लिए वो फ्री है, कोई नहीं बोल रहा है, एंड गेट बेक्ड इन द सन, धूप में तप रहा है, एंड गेट वेट, और भीग भी रहा है, नो वन स्कोल्ड्स हिम, कोई उसको डांट नहीं रहा है, हेंस द स्पीकर विशेस टू बी अ गार्डनर, इसीलिए वो क्या बनना चाहता है, गार्डनर बनना चाहता है। सो ही इज एबल टू इंजॉय फ्रीडम इन द ओपन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो इस तरह अगर गार्डनर बन जाएगा तो उसी की तरह उसको भी फ्रीडम खुले में इंजॉय करने मिलेगी और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। सो ही इज एबल टू इंजॉय फ्रीडम इन द ओपन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। लास्ट वन इज वॉचमैन। अब वॉचमैन क्यों बनना चाहता है कि जब वो वॉचमैन को देखता है अपने बेड पे से, तो वॉचमैन तो अकेला इधर से उधर चला जा रहा है और अपनी लैंटर्न लिए शैडोज़ को चेज करते हुए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई शायद कोई पूरी ज़िंदगी में कभी वो बेड पर सोने नहीं गया होगा, रात भर घूमते रहता है मज़े में इधर से उधर, और जो है कोई उसको बोलने वाला नहीं है। तो बस ऐसी ही आज़ादी वो भी चाहता है, इसलिए वो वॉचमैन बनना चाहता है। लिखेंगे आंसर, द स्पीकर इन हिज बेड and through the open window he can see the watchman up and down in the dark and lonely street with the lantern in his hand. The speaker in
द स्पीकर इज रिसेंटफुल दैट ही हैज़ टू गो टू द बेड। अब ये तो बेचैन है कि भाई मेरे को तो बेड पे जाना ही पड़ता है, और शायद ये जो वॉचमैन है ये तो कभी बेड पे गया ही नहीं सोने के लिए। द स्पीकर इज रिसेंटफुल दैट ही हैज़ टू गो टू बेड। He thinks that the watchman never goes to bed in his life. Hence, he wishes to become a watchman and walk up and down in the dark street at night, having fun, chasing the shadow with his lantern. समझ में आ गया सबको? तो इस तरीके से बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अच्छा लगेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, पिक आउट लाइन्स दैट कंटेन एलिट्रेशन, सिमिली, रिपीटेशन, ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया, अच्छा, एलिट्रेशन आप लोगों को मालूम है कि जब एक ही लाइन में सेम अल्फ़ाबेट, सेम साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट रिपीट होता है, इट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। सेकेंड है सिमिली, when comparison is done between two objects. Repetition, जब कोई word repeat होता है तो it's called repetition. And onomatopoeia मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो बच्चों, onomatopoeia जो है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए गए हैं बैंग, टैप, टिंकल, क्रैश, विसल। तो ये जो वर्ड्स हैं ना, ये ना साउंड क्रिएट करते हैं। करेक्ट, क्या क्रिएट करते हैं? साउंड क्रिएट करते हैं। तो जब ऐसे ये साउंड वर्ड जो हैं, ओनोमोटोपोएटिक वर्ड्स जो होते हैं, जिनको कहा जाता है, जिससे साउंड क्रिएट होता है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल ना आप लोगों ने पढ़ा, पिटर पैटर फॉल्स द रेन। करेक्ट, तो पिटर पैटर इज द साउंड ऑफ द रेन। करेक्ट, तो यहाँ पर पिटर पैटर इज ओनोमोटोपोएटिक वर्ड। तो जब भी ऐसे वर्ड्स पोएम में की लाइंस में यूज होते हैं, द फिगर्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ओनोमोटोपिया। क्या कहते हैं उसको? ओनोमोटोपिया। तो ये स्पेलिंग भी आप लोग याद कर लेना ओनोमोटोपिया की, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको लिखने में जो है गलती करते हैं। तो इसकी स्पेलिंग ज़रूर याद करेंगे। और फिर अब देखते हैं कि हमारी पोएम में कौन सा ओनोमोटोपोएटिक वर्ड यूज हुआ है। इट्स इन द फर्स्ट लाइन, व्हेन द गॉन्ग साउंड्स टर्न इन द मॉर्निंग। गॉन्ग जो है वो क्या है? सी हियर, a flat metal bell rung to draw people's attention, है ना। गोंग जो है वो एक मेटल बेल होती है जिसकी आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर साउंड ऑफ द बेल। तो इसलिए दिस लाइन, व्हेन द गोंग साउंड्स टर्न इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे गोंग वर्ड इज यूज्ड। गोंग इज अ ओनोमोटोपोएटिक वर्ड. It is used in the line for poetic effect. That's why the figures of speech is onomatopoeia. Okay. अब इसके बाद हमको और क्या मालूम करने बोला उसने? रिपीटेशन। तो सी इन द थर्ड लाइन, एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, हियर द वर्ड बैंगल्स आर रिपीटेड in a same line. The words bangles are repeated in the same line. That's why the figures of speech is repetition. Okay. अब और क्या बोला है उसने हमको? एलिट्रेशन बोला है। तो एलिट्रेशन के लिए देखो इधर पे, there is nothing to hurry him on. Hurry him. The sound of letter H is repeated. Okay. और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो एक ही लाइन में, एक ही अल्फ़ाबेट होंगे जो एक ही लाइन में यूज़ किए हुए होंगे। जैसे देखो यहाँ पे दिया आई विश आई वेयर, तो हियर द आई वर्ड इज रिपीटेड, दैट्स वाई इट इज रिपीटेशन। एंड द साउंड ऑफ डब्ल्यू, लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड, दैट्स वाई इट इज एलिट्रेशन। समझ में आ रहा है? एलिट्रेशन और रिपीटेशन में फ़र्क समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि एलिट्रेशन में साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट इज रिपीटेड और रिपीटेशन में वर्ड इज रिपीटेड, दैट्स वाई इट इज रिपीटेशन। ओके।
और ऐसे ही आप लोग भी एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे, मैंने बता दी हूँ आप लोगों को। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, सेकेंड लाइन में दिया है गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, तो अल्फाबेट G इज रिपीटेड, दैट्स व्हाई इट इज एलिट्रेशन। ओके, एंड अनदर वन, हाँ अब हमको वो बताना है सिमिली। तो हियर इज सिमिली, द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ। तो देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना लाइक, तो लाइक यूज होने से यहाँ पे कंपैरिजन जो है स्ट्रीट लैम्प का जाइंट से किया जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज सिमिली। ओके, इसको भी लिखेंगे। और अच्छा, मैंने एक और फिगर्स ऑफ स्पीच बताई थी आप लोगों को, द लेन इज डार्क एंड लोनली। लोनलीनेस इज अ ह्यूमन क्वालिटी विच इज गिवन टू द लेन, दैट्स व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये पोएम बच्चों कंप्लीट हो जाती है। आप लोग पोएम की रीडिंग करो, रीडिंग करके सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो और उसको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिख कर आप लोग चेकिंग के लिए ज़रूर भिजवाएंगे। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय।